दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी स्थान, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। शादी, एक इश्क की शुरुआत, सीज़न 2 का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 2। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। विनी उदासी को धारण किए हुए अपने कमरे के सोफे पर बैठी थी। दर्श और विक्रम ने विनी को बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विनी अपनी मनमानी करते हुए कमरे को बंद करके बैठी रही। विक्रम और दर्श हार मानकर अब विनी के कमरे के दरवाजे से चले जाते हैं। अब दोनों विक्रम के कमरे में बैठे हुए थे। विक्रम नित्या की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, चाहे मैं जितना भी विनी के लिए कुछ भी कर लूं, लेकिन एक माँ की कमी कभी पूरी नहीं कर सकता। दर्श विक्रम के चेहरे पर उभरते दर्द को देखता है, फिर कुछ सोचते हुए कहता है, कभी सोचा है अगर विनी को पता चलेगा कि वो जिसे माँ समझ रही है वो उसकी माँ है ही नहीं, और उसके माँ के मरने की सच्चाई पता चलेगी तो वो क्या करेगी? कहीं वो काव्या से नफरत ना करने लग जाए। दर्श की बातें सुनकर विक्रम उसे देखने लगता है। दर्श अपने जज्बातों के हिसाब से ये सवाल कर रहा था, क्योंकि जब उसे ये बात पता चली कि ध्रुव ने उसकी बहन को मारा तो उसका तो खून खौल उठा था, और यहाँ नित्या के मरने की वजह तो काव्या ही थी। विक्रम ने तो कभी काव्या और आदित्य को गलत नहीं समझा, लेकिन क्या विनी सच्चाई जानने के बाद काव्या को माफ करेगी या फिर उससे नफरत करेगी? विक्रम कुछ पल तो शांत सा रहा, फिर शांति को तोड़ते हुए बोलता है, मेरी प्रिंसेस है वो, उसे अच्छाई और बुराई के बारे में अच्छी तरह से पता है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, और जहाँ तक सच्चाई की बात है तो मैंने उसे आज तक सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि मैं उसे माँ का प्यार देना चाहता था। लेकिन काव्या की हालत ही ऐसी नहीं रही कि वो किसी को प्यार दे सके। दर्श शांत सा विक्रम की बातों को सुनता है। दोनों देर तक एक दूसरे से बात करने में बिजी हो जाते हैं। अब तक दोनों के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती बन चुकी थी, जिसमें दोनों बहुत सुकून के साथ रह रहे थे। दोनों के बीच बातें तब रुकी जब दर्श का फ़ोन रिंग हुआ। दर्श फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर कॉल रिसीव करके बोलता है, हाँ बोलो चैम्प। उधर से ध्रुवंश कुछ बोलता है, जिसे सुनकर दर्श विक्रम को देखता है, फिर हाँ बोलकर कॉल कट कर देता है। शाम के 5 बज रहे थे। विनी कॉल पर बात करते हुए हॉल से बाहर निकलते हुए कहती है, हाँ मैं आ रही हूँ, निकल ही रही हूँ। विनी को बाहर जाता देखकर सीढ़ी के पास खड़े विक्रम, दर्श और श्रेष्ठा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। विनी के निकलते ही वो तीनों भी साथ में निकल जाते हैं। कुछ वक्त बाद विनी पटना के रिवर एरिया में पहुंच जाती है। वैसे तो हमेशा यहाँ लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन आज पूरा एरिया खाली था। विनी चारों ओर देखकर खुद से बोलती है, धीरज ने तो यहीं आने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। एक काम करती हूँ, कॉल करके पूछ लेती हूँ कि वो कहाँ है। बोलते ही विनी कॉल करने के लिए अपने फ़ोन को ऑन करती है। तभी उसे एक आवाज़ आती है, बिग सिस्टर, कल से तो तुम उसी के पास जाने वाली हो, कम से कम आज तो हमारे साथ वक्त बिता लो। आवाज़ सुनकर विनी सामने देखती है, जहाँ ध्रुवंश खड़ा होकर उसे देख मुस्कुरा रहा था। उसके साथ अव्यान भी मौजूद था, लेकिन वो पीठ करके खड़ा था। विनी कुछ समझ पाती उससे पहले ही पीछे से श्रेष्ठा की आवाज़ आती है, हम तो कब से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी बात कहाँ मानती है। लेकिन धीरज ने कहा तो तुरंत चली आई। बोलते ही श्रेष्ठा विनी के सामने खड़ी हो जाती है। उसके साथ ही विक्रम और दर्श भी खड़े हो जाते हैं। ध्रुवंश सामने से हटता है तो विनी की आंखों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सामने पानी में एक बोट खड़ी थी और उसे वाइट कलर के कपड़े और फूलों से सजाया गया था। विनी की हमेशा से चाहत थी कि वो बोट में बैठे, लेकिन उसे पानी की गहराई से बहुत डर लगता था, इसीलिए वो कभी नहीं बैठी। ध्रुवंश विनी को देखते हुए बोलता है, शिकायत थी ना तुम्हारी कि हम सब तुमसे प्यार नहीं करते? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इस घर से जाने ही ना दूँ, धीरज को ही यहाँ ठहरने के लिए बोल दूँ, लेकिन उसका भी तो एक परिवार है, एक घर है जिसे मैं उजाड़ नहीं सकता। कोई तुम्हें याद करे या ना करे, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा बिग सिस्टर। विनी ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और जल्दी से दौड़कर ध्रुवंश के पास जाकर झटके से उसके गले लग जाती है। दर्श, विक्रम और श्रेष्ठा भी जाकर गले लग जाते हैं। विनी अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाती और रोने लगती है, जिसे देखकर उसे सब चुप करवाते हैं। कुछ देर बाद विनी बिल्कुल शांत हो जाती है। ध्रुवंश अपना हाथ बढ़ा देता है। विनी मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लेती है। ध्रुवंश विनी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाता है। ध्रुवंश बोट पर चढ़कर विनी को चढ़ाने लगता है। पानी की लहर छल छल करती थोड़ी तेजी से चल रही थी, जिस वजह से बोट हिल रही थी। विनी अपने डर को संभाले चल रही थी, तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ सा जाता है।
उसे कुछ होता उससे पहले ही उसका कोई हाथ थाम लेता है। विनी सिर उठाकर देखती है तो अव्यान बिना भाव के उसके हाथ को पकड़कर खड़ा था। अव्यान विनी को चढ़ाने में सहारा देता है। विनी के चढ़ते ही सभी बोट पर चढ़ जाते हैं। इसी के साथ शुरू होती है विनी के खुशियों का सफ़र। इधर गोवा में आदित्य की हालत देखने के बाद आव्या तो जैसे कहीं गुम सी हो गई थी। वो इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और उसके जहन में बार बार बस आदित्य की बातें और हरकतें याद आ रही थी। सौरभ डिनर टेबल पर रखकर बैठा हुआ था और बोलता है, प्रिंसेस चलो डिनर कर लो। बोलकर सौरभ अपनी प्लेट सीधी करता है। तभी उसे आव्या का एक सवाल भरी आवाज़ आती है, चाचू, अगर डैडा की जगह मम्मा होती, अगर डैडा को मरते हुए मम्मा देखती तो क्या उनकी भी डैडा जैसी हालत होती? आव्या के ऐसा सवाल सुनकर सौरभ आव्या को देखता है। आव्या अब भी कहीं गुम थी और वो ये सवाल सामने देखते हुए ही कर रही थी। सौरभ शांत सा आव्या को देखता है। आव्या को सौरभ का कोई जवाब ना मिलने से वो सामने से नजरें हटाए सौरभ को देखती है और बोलती है, अगर मम्मा की जगह डैड मरते तो क्या? सौरभ प्लेट पर डिनर सर्व करते हुए बीच में ही बोलता है, भाभी आदि के होने से ही सांस ले रही थी। अगर आदि को कुछ भी होता तो भाभी की सांसें तो ऐसे ही थम जाती। आदि भले ही पागल हो गया है पर वो जी रहा है, लेकिन भाभी कभी नहीं जी पाती। आदि की दूरी से भाभी जिंदा लाश बन जाती हैं। अगर मान ले कि भाभी अभी जिंदा भी हैं पर आदि से दूर हैं तो उनकी सांसें नहीं चल रही होंगी, बस उनकी धड़कनें सांसों को हिम्मत दे रही होगी। मतलब उसे एक लाश ही बोल सकते हैं। बोलकर सौरभ खाने की प्लेट आव्या के सामने रखता है। आव्या एक नज़र प्लेट को देखती है और फिर सौरभ को देखते हुए कहती है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मम्मा जिंदा है? आव्या के ये बोलते ही सौरभ जो अपनी प्लेट में डिनर सर्व कर रहा था उसके हाथ एकाएक रुक जाते हैं। वो आव्या को एक नज़र देखता है जिसकी आंखों में एक उम्मीद थी। सौरभ आव्या से नज़रें हटाकर प्लेट में डिनर निकालते हुए कहता है, जो कभी हो नहीं सकता उस पर उम्मीद लगाना बेकार है। तुम्हें याद होगा कि हमारी आंखों के सामने ही पूरा सिंघानिया विला जल रहा था और उस आग में सब कुछ जलकर राख हो गया। मिला तो सिर्फ सबकी जली हुई डेड बॉडीज और कुछ नहीं। सौरभ अब सिर झुकाए एक बाइट लेता है। आव्या उसे गौर से देखने लगती है। सौरभ दूसरा बाइट लेने को होता है कि उसके हाथ अचानक रुक जाते हैं और वो खाने को प्लेट पर गिराकर उठने लगता है कि आव्या जल्दी से कहती है, अगर आपने खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी। सौरभ कुछ पल खड़ा रहा और आव्या उसे देखती रही। सौरभ चेयर पर बैठ जाता है और अपना सिर झुका लेता है। उसके रोकने की कोशिश किए हुए आंसू पानी में गिर जाता है जो छलक उठती है। आव्या अपनी चेयर को सौरभ की ओर करती है और खाने की प्लेट को पकड़कर अपने हाथों से खाने का निवाला बढ़ा देती है। सौरभ आव्या का हाथ का एहसास होते ही सिर उठाता है और आव्या के हाथों से खाना खा लेता है। आव्या के बहते हुए आंसुओं को देखकर प्लेट साइड में रखती है और अपने बाएं हाथ से सौरभ के आंसुओं को पोंछती है। इतना करते ही आव्या फिर एक बार प्लेट उठाकर सौरभ की ओर एक और निवाला बढ़ा देती है, पर इस बार सौरभ वो निवाला आव्या की ओर ही बढ़ा देता है। आव्या चुपचाप से खा लेती है। ऐसे ही दोनों डिनर करते हैं। सौरभ दोनों प्लेट्स को किचन में ले जाकर धोता है। वैसे तो इसने एक औरत को इन सब कामों के लिए रखा था, लेकिन रात के बर्तन वो खुद धो देता, क्योंकि रुखसार हमेशा उससे कहा करती थी कि झूठी प्लेट्स को ऐसे ही रात को नहीं रखा करते। रुखसार की आदतों से सौरभ को भी आदत लग चुकी थी। सौरभ किचन से बाहर निकलकर देखता है तो आव्या टेबल को साफ कर रही थी। सौरभ आव्या के पास जाकर उसे रोककर कहता है, ये सब तुम्हारा काम नहीं है प्रिंसेस। मैंने हॉस्पिटल में बात कर ली है, तुम कल से ही ज्वाइन कर सकती हो। हॉस्पिटल का ओनर मेरा दोस्त है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। बोलते हुए सौरभ पूरा टेबल साफ करके साइड में कपड़ा रखता है और आव्या को देखता है। सौरभ आव्या को देखते हुए कहता है, और एक बात याद रखना, तुम्हारी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं होनी चाहिए। तुम अपना पूरा नाम यूज़ नहीं करोगी। अगर किसी को पता चला कि तुम आदित्य सिंघानिया की बेटी हो तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। बोलते हुए सौरभ के चेहरे पर एक डर था। वैसे तो आव्या को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वो आदित्य सिंघानिया की बेटी होने की पहचान ना दिखाए, पर सौरभ के डरे हुए भाव को देखकर वो हाँ में सिर हिला देती है और सौरभ को गले लगाए गुड नाइट चाचू बोलकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। सौरभ खड़ा हुआ आव्या को अपने कमरे तक जाता हुआ देखता रहता है। जब आव्या दरवाज़ा बंद करती है तब जाकर सौरभ अपने कमरे में जाता है। सुबह आव्या जल्दी से सीढ़ियों से उतरते हुए चिल्लाकर कहती है, चाचू चाचू कहाँ रह गए आप? पहले दिन ही मैं तो लेट हो गई। आव्या डाइनिंग टेबल के पास जाकर बैग रखती है और इधर उधर देखने लगती है। किचन से एक औरत नाश्ता लेकर टेबल पर रख देती है और कहती है, ये रहा आपका नाश्ता बिटिया।
आव्या प्लेट से सैंडविच लेकर खाते हुए कहती है। सविता आंटी, कम से कम आप तो मुझे उठा देती, पता नहीं ये चाचू कहाँ रह गए। सविता कुछ कहती कि तभी सौरभ कुछ डॉक्यूमेंट्स आव्या के बैग में रखते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा सुक्कड़ हो प्रिंसेस। मैंने पता नहीं कितनी कोशिश की उठाने की, पर मजाल है कि तुम्हारी आंखें खुले। आव्या मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ तो पानी डाल देते ना चाचू, तब तो मैं उठ जाती। आव्या की बात सुनकर सौरभ उसे देखते हुए कहता है, कोशिश की थी प्रिंसेस, भीगा हुआ बेड सूख गया लेकिन तुम्हारी नींद नहीं खुली। आव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसी हैरानी के साथ वो खुद से सवाल करती है, क्या मैं सच में इतना ज़्यादा सोती हूँ? सौरभ उसे अपने ख्यालों से बाहर निकाल कर कहता है, टाइम हो गया प्रिंसेस। आव्या सौरभ को देखती है, फिर अपने हाथ में पहनी घड़ी को। घड़ी में टाइम देखते ही आव्या जल्दी से बैग उठाती है, फिर झट से सौरभ को हक करके भागते हुए बाहर निकल जाती है। उसके हाथ में अब तक सैंडविच था जिसे वो खाते हुए चली गई। सौरभ आव्या को ऐसे देखकर सिर हिलाकर कहता है, बचपन गुजर गया लेकिन ये हमेशा बच्ची ही रहेगी। उसकी बात सुनकर सविता मुस्कुरा देती है। सविता घर की सर्वेंट थी जिसकी उम्र सौरभ से भी ज़्यादा थी। हॉस्पिटल में हेड डॉक्टर से इंस्ट्रक्शंस लेकर आव्या जल्दी से अपने डॉक्टर कोट पहनकर अपने केबिन की ओर जाने लगती है। उसे एक नर्स केबिन की ओर लेकर जा रही थी। आव्या के कदम बहुत तेज थे, तभी वो किसी से टकरा जाती है। आव्या के कदम तेज होने की वजह से वो संभल नहीं पाती और एक वार्ड बॉय से टकरा जाती है। टकराते ही वार्ड बॉय के पकड़े हुई फाइल से सारे पेपर्स निकलकर पंखे की हवा से उड़ने लगते हैं। आव्या उड़ते हुए कागज़ों को देखते हुए उस इंसान को देखने की कोशिश करती है जिससे वो टकराई थी, पर उसे उस इंसान की पीठ के सिवाय कुछ नहीं दिखता। वो इंसान आव्या के टकराने पर भी नहीं रुका था, जिस वजह से वो काफ़ी दूर पहुंच चुका था। उसे तो आव्या के टकराने से जैसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। 6 फुट से लंबी हाइट, ब्लैक कलर का कोट और जीन्स पहने हुए वो पीछे से ही बहुत डैशिंग दिख रहा था। आव्या उसे देखकर धीरे से कहती है, अजीब इंसान है। आव्या की नज़रें अब तक सामने ही थीं, तभी उसे एक जानी पहचानी सी आवाज़ आती है, आव्या तुम यहाँ। आवाज़ जैसे ही आव्या के कानों में पड़ती है वो सिर घुमाकर देखती है तो उसके सामने एक लड़का खड़ा था जिसने इस वक्त डॉक्टर का कोट पहना था। आव्या उस चेहरे को अच्छे से पहचानती थी। आव्या उसे देखकर बोलती है, हाँ मैंने आज ही ज्वाइन किया। बोलते ही वो अपने डॉक्टर कोट के बैच को दिखाती है जिस पर डॉक्टर आव्या लिखा था। आव्या की नज़र भी उस लड़के के कोट पर जाती है जहाँ बैच पर विवान रॉय लिखा था। विवान आव्या को अपना बैच को दिखाकर पाकर हंसते हुए कहता है, ओह मैंने भी कल ही ज्वाइन किया एंड मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी क्रश मेरे करीब काम करने वाली है। थैंक यू सो मच गॉड। बोलते हुए वो हाथ जोड़कर ऊपर की ओर देखता है। आव्या विवान को घूर कर देखने लगती है। विवान सामने देखकर कुछ बोलने को होता है पर सामने इस वक्त कोई नहीं था। विवान पीछे मुड़कर देखता है। आव्या जा रही थी। विवान उसके पीछे भागकर जाता है और आव्या के साथ चलते हुए कहता है, आव्या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझे इग्नोर करके जा रही हो। आव्या चलते हुए बिना भाव के कहती है, मैं यहाँ बात करने नहीं आई हूँ बल्कि अपना काम करने आई हूँ और तुम भी अपने काम पर ध्यान दोगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। आव्या ये बोलकर बहुत तेज़ी से चलकर अपने केबिन में घुस जाती है। वहीं विवान अपने कदम रोककर केबिन को देखता है, फिर धीरे से कहता है, खुलेआम मुझे धमकी देकर चली गई। चल यार विवान बाबू, यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली, किसी नर्स पर ट्राई करना पड़ेगा। बोलते ही वो अपने केबिन की ओर बढ़ जाता है। आव्या अपने केबिन के चारों ओर देखती है। स्टेथोस्कोप को टेबल पर रखकर वो चेयर को छूने लगती है। चेयर को छूते हुए आव्या के चेहरे पर अपने सपने को पूरा करने का एक सुकून दिख रहा था। आव्या हमेशा से चाहती थी कि वो एक डॉक्टर बने और अपने पूरे परिवार का खुद इलाज करे, क्योंकि एक बार गलती से डॉक्टर ने अप्रीता को गलत दवाई दे दी थी, जिस कारण वो एक हफ्ते तक बेड पर लेटी रही। उस डॉक्टर को उसकी सज़ा तो उसकी नौकरी गंवाकर चुकानी पड़ी। उसके साथ ही आव्या के दिमाग में बस डॉक्टर बनने का जुनून सवार हो गया था। आव्या का आज पहला दिन था, जिस वजह से उसे बहुत सारे पेशेंट्स नहीं दिए गए। बस 4-5 पेशेंट्स को देखने के बाद आव्या शांति से आंखें बंद करके चेयर पर टिक कर बैठ जाती है। कुछ पल यूं ही शांति से आंखें बंद की ही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। आव्या धीरे से आंखें खोल टेबल पर रखे अपने फ़ोन को देखती है। फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर आव्या जल्दी से कॉल पिक करती है। उसकी कॉल पिक करते ही उधर से एक प्यारी सी आवाज़ आती है, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू सो मच दी। आवाज़ सुनकर आव्या के होंठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है,
आई ऑल्सो मिस यू मच स्वर्णा। पहले तो स्वर्णा की खुशी भरी आवाज़ आ रही थी, फिर वो एकदम से मुंह बनाते हुए कहती है, दी मुझे कब तक इस बेकार से हॉस्टल में रहना पड़ेगा। अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, मैं आपके पास आ रही हूँ। आव्या उसकी बात सुनकर एकदम से सीरियस हो जाती है और थोड़ा सख्ती से कहती है, नो स्वर्णा, वैसे भी तुम्हारे ग्रेजुएशन 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें खुद आने के लिए कहूँगी। आव्या की सीरियस भरी आवाज़ सुनकर स्वर्णा उदासी से कहती है, ओके। ऐसे ही कुछ देर तक आव्या और स्वर्णा अपनी बातों में मग्न हो जाती हैं। पटना। रात हो चुकी थी। वेन्यू में मेहमानों का स्वागत विक्रम बहुत अच्छे से कर रहा था। उधर विनी को ब्यूटिशियन के साथ उसकी फ्रेंड्स भी दुल्हन बनाने में मदद कर रही थी। विनी कान में एयरपोर्ट लगाए धीरज से बात कर रही थी। धीरज भी इस वक्त शेरवानी पहने था। उसके बटन्स को उसका दोस्त लगा रहा था। धीरज खुद को आईने में देखते हुए विनी से कहता है, कब ये वक्त निकल जाए और मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर देख सकूं। आंखें बंद करता हूं तो तुम्हारा चेहरा, आंखें खोलता हूं तो तुम्हारा चेहरा, अब बस तुम्हारे सिवाय कुछ नहीं चाहिए। इधर धीरज की बात सुनकर विनी शर्माते हुए खुद को आईने में देखती है। विनी धीरे से कहती है, आज कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहे हो धीर। धीरज अपने सिर पर लगाई पकड़ी को देखते हुए कहता है, जब दुल्हन खूबसूरती की नूर हो और वही मेरा प्यार हो तो रोमांटिक तो बनना पड़ेगा ना। बोलते ही धीरज हल्का मुस्कुरा देता है। वहीं विनी के होंठों पर भी मुस्कान आ जाती है। विनी को अब पूरी तरह से सजा दिया गया है। धीरज भी अब विनी से कुछ वक्त बात करने के बाद कॉल कट करता है। विक्रम कमरे में आता है और विनी के पीछे खड़ा हो जाता है। विनी चेयर से उठकर तुरंत विक्रम के गले लग जाती है। विक्रम विनी के सिर को सहलाते हुए कहते हैं, वक्त का पता ही नहीं चला, कब मेरी प्रिंसेस इतनी बड़ी हो गई और आज अपना खुद का घर बसाने वाली है। दोनों अलग होते हैं। विक्रम विनी के माथे को चूम लेता है। विनी फिर एक बार विक्रम के गले लगकर कहती है, आई लव यू डैडा। एक लड़की पिलर में पीछे छिपकर सामने खड़े अव्यान को बहुत ही प्यार से देख रही थी। अव्यान इस वक्त बैल्कनी जैसी बनी हुई जगह पर खड़ा था और रात की खूबसूरती को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसका साइड फेस उस लड़की को दिख रहा था। अव्यान को देखकर वो लड़की अपने आप में ही मुस्कुराने लगती है। तभी उसको कोई थपथपाते हुए बुलाता है, सितारा। सितारा आवाज़ सुनकर तुरंत अव्यान से नज़रें हटाकर पलट जाती है। सितारा सामने देखते हुए कहती है, क्या दी, आपने मुझे डरा ही दिया। उसके सामने खड़ी लड़की उसकी दीदी नितारा थी। नितारा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो और ऐसे छुप छुप कर किसे देख रही हो। बोलते हुए नितारा सामने की ओर देखती है। अव्यान को सामने देखकर नितारा फिर एक बार सितारा को देखती है जो अब शर्मा रही थी। नितारा सितारा की शर्माहट देखकर उसके गाल पर पिंच करते हुए कहती है, ओह तो ये माजरा है, तुम कहो तो विनी के साथ तेरी भी शादी करवा दूं। बोलते हुए वो शरारत से मुस्कुरा देती है। सितारा अपने गाल को सहलाते हुए कहती है, आपके बोलने से क्या होता है दी, माँ पापा तो मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद शादी करवाएंगे, वरना मैं तो कब से अव्यान की बनने के लिए तैयार हूँ। बोलते ही वो फिर से अव्यान को देखती है। फिर कुछ सोचते हुए वो नितारा को देखकर कहती है, लेकिन दी, क्या अव्यान मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहेगा? वो तो मुझे एक नज़र तक नहीं देखता। सितारा का सवाल सुनकर नितारा की मुस्कान फीकी सी पड़ जाती है। नितारा ने एक बार विनी से ये सवाल तो किया था कि अव्यान किसी लड़की से प्यार तो नहीं करता। इस पर विनी ने साफ इनकार करते हुए कहा था कि वो किसी लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखता। प्यार तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में किसी लड़की को अपनाएगा या नहीं अपनाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल था। फिर भी नितारा अपनी बहन को तसल्ली देते हुए मुस्कुराकर कहती है, ऐसे कैसे हाँ नहीं करेगा। मेरी बहन इतनी प्यारी है कि कोई भी उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, और जब कोई किसी को बहुत शिद्दत से चाहता हो तो भगवान उसे अपने आप उसकी झोली में डाल देते हैं। ये सुनकर सितारा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और नितारा को तुरंत गले लगाकर अपनी खुशी जाहिर करने लगती है। कुछ पल में दोनों अलग होते हैं। नितारा सितारा को लेकर चली जाती है, वहीं ध्रुवंश आकर अव्यान को लेकर चला जाता है। श्रेष्ठा फूलों का हार एक बड़े से थाल में लेकर बढ़ ही रही थी, तभी उसके सामने से आता हुआ दर्श उसके पास आकर रुक जाता है। श्रेष्ठा दर्श को एक नज़र देखकर कहती है, रास्ते से हटो दर्श, मुहूर्त का वक्त हो रहा है। दर्श श्रेष्ठा के खूबसूरत चेहरे को देखकर तिरछा मुस्कुराकर कहता है, तुम कहो तो इसी मुहूर्त में हम दोनों शादी कर लें। श्रेष्ठा घूरकर दर्श को देखती है, तभी पीछे से आवाज़ आती है, आइडिया अच्छा है अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको डैड बुलाने में। श्रेष्ठा और दर्श एक साथ श्रेष्ठा के पीछे देखते हैं जहाँ से ध्रुवंश और अव्यान आ रहे थे। ध्रुवंश आगे बढ़कर दर्श के साथ खड़ा होकर बोलता है, मॉम मुझे लगता है अब आपको सिंगल से डबल हो जाना चाहिए। ये सुनकर श्रेष्ठा ध्रुवंश को बुरी तरह से घूरने लगती है और गुस्से से कहती है,
अपनी बकवास बंद करो अंश। बोलते ही श्रेष्ठा एक साथ दोनों को घूरती है और वहाँ से चली जाती है। श्रेष्ठा के जाते ही दर्श को अपने हाथ में बहुत तेज दर्द होता है। दर्श अपने हाथ को देखता है जहाँ ध्रुवंश लाइटर से दर्श का हाथ सेक रहा था। दर्श तुरंत अपना हाथ हटाकर ध्रुवंश को देखता है। ध्रुवंश का फेस इस वक्त बहुत ज़्यादा डार्क था। ध्रुवंश दर्श की आंखों में देखते हुए सर्द भरी नज़रों से बोलता है, आज सुन लिया, अगर आइंदा से ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी तो मैं भूल जाऊंगा कि आपने हमारी जान बचाई है। मेरे डैड को मारने वाले आपके डैड हैं, इसीलिए मैं चुप हूँ, वरना 1 मिनट नहीं लगेगा आपके डैड उस किंग को मारने में। दर्श एकदम से मुस्कुराते हुए कहता है, पजेसिव एंड एटीट्यूड इम्प्रेसिव, बिल्कुल ध्रुव पर गए हो। बाय द वे, अगर मुझे महबूबा को अपना बनाना होता तो मैं तुम्हें तो कभी नहीं बचाता, इसीलिए अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखो, मुझे चोट पहुंचाओगे तो तुम भी बच नहीं पाओगे। बोलते ही दर्श ध्रुवंश की उंगली पकड़कर मोड़ देता है। आह की आवाज़ के साथ ध्रुवंश अपने हाथ को देखता है। दर्श सीटी बजाते हुए जाने लगता है। इसकी तो मैं। बोलते ही जैसे ही ध्रुवंश दर्श के पीछे जाने को होता है, अव्यान उसकी बाजू को पकड़कर रोकते हुए बिना भाव के कहता है, शुरुआत तुमने की थी अंश, अपने दिमाग को शांत रखा करो, वो बस मॉम का ध्यान डाइवर्ट कर रहे थे। ध्रुवंश चिढ़ते हुए अव्यान को देखता है और फिर अपनी उंगली को दिखाकर बोलता है, अब मैं इसका क्या करूं, मॉम ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ध्रुवंश की उंगली थोड़ी मुड़ गई थी। अव्यान उंगली को एक नज़र देखकर आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी गलती की सज़ा तुम जानो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अव्यान को जाते देखकर ध्रुवंश मुंह बनाकर कहता है, रूडनेस पर्सन, इससे अच्छी तो मेरी ट्यूलिप थी, कम से कम मेरा साथ तो देती थी। ध्रुवंश अब अपनी उंगली को देखता है और उसे सीधा करने लगता है। ऐसा करने से उसे बहुत तेज दर्द होता है। हार मानकर ध्रुवंश एक रुमाल निकालकर अपने हाथ पर बांधता है और आगे बढ़ जाता है। मंडप में धीरज और विनी बैठ चुके थे। पंडित जी शादी के बंधन में बांधने के लिए मंत्र पढ़े जा रहे थे। धीरज और विनी इस वक्त एक दूसरे के साथ एक बंधन में बंधने के लिए एकदम तैयार थे। उनके चेहरे की खुशी ये साफ दिखा रही थी। देखते देखते कन्यादान फेरों से होकर शादी आखिरी चरम तक पहुंच जाती है। धीरज विनी की मांग में सिंदूर भरकर उसे पूरी तरह से अपनी पत्नी स्वीकार लेता है। विक्रम की आंखों में अपनी बेटी को सही हमसफर देने की खुशी के आंसू छलक उठते हैं। धीरज और विनी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत, खुशी भले पल जीने के मकसद बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। विनी विदाई के गम में विक्रम से गले लगकर रोने लगती है। विनी को रोते देख ना चाहते हुए भी विक्रम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत ही प्यार से विनी के सिर को सहला रहा था। विनी अब श्रेष्ठा के गले लगकर रोने लगती है। इन सालों में विनी ने श्रेष्ठा को अपनी माँ से बढ़कर माना था, जिससे वो उससे बिछड़ने के गम को रोककर जाहिर कर रही थी। ध्रुवंश भी श्रेष्ठा और विनी दोनों के गले लग जाता है, क्योंकि उससे अब बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। विनी उसके बाद दर्श के गले लगती है और आखिर में शांत खड़े अव्यान की ओर जाती है और झटके से उसके गले लग जाती है। काफ़ी देर तक अव्यान के हाथ नीचे ही रहते हैं। फिर वो धीरे से विनी की पीठ पर हाथ रखे धीरे से सहलाता है, जिसे देखकर सब इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि अव्यान इतनी जल्दी इन सब चीज़ों को नहीं करता। वहीं सितारा जब अव्यान को ऐसे देखती है तो नितारा के कान में धीरे से कहती है, हाय दी, ये मुंडा कितना सोड़ा है, मैं तो पागल हो जाऊंगी इसके प्यार में। सितारा की बात सुनकर नितारा उसके सिर पर टपली मारती है और मुस्कुराने लगती है। विदाई के बाद सब वेन्यू से घर वापस लौटकर आ जाते हैं। ध्रुवंश स्टडी रूम में जाकर अपने हाथों से रुमाल निकालकर उंगली में दवाई लगाता है। तभी दर्श आकर उसके हाथों से दवाई लेकर उसके साथ सोफे पर बैठ जाता है। ध्रुवंश दर्श को देखते हुए कहता है, अंकल ये क्या कर दिया आपने, उंगली सीधी ही नहीं हो रही। दर्श मुस्कुराते हुए उसके हाथ को पकड़कर कहता है, तुम्हें चैम्प बुलाता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे जीत जाओगे, हमेशा ये बात याद रखना कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। बोलकर दर्श ध्रुवंश की उंगली एक झटके में फिर एक बार मोड़ता है। ध्रुवंश दर्द से अपने हाथ को पीछे करता है। कुछ पल में उसे एहसास होता है कि उसे कोई दर्द नहीं हो रहा। वो अपनी उंगली करके दर्श को देखता है। दर्श ध्रुवंश को देखकर पाकर कहता है, अगर मैं दर्द दे सकता हूँ तो उस दर्द का इलाज भी मैं ही कर सकता हूँ। बोलते ही दर्श उठकर चला जाता है। ध्रुवंश उसे बस देखता रह जाता है। अगले दिन अव्यान रेडी होकर खड़ा दीवार पर लगी आव्या की तस्वीर को देख रहा था। अचानक अव्यान की नज़र प्रन्या की तस्वीर पर जाती है, जिसमें सारे बच्चे मौजूद थे। प्रन्या आव्या के सामने खड़ी थी। प्रन्या को देखते हुए अव्यान के कानों में एक न्यूज़ रिपोर्टर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। हाल ही में सिंघानिया विला में सभी लोगों की जलकर मौत होने की खबर के बाद अभी ये खबर सामने आई है कि प्रियंश राठौर और उनकी बेटी प्रन्या राठौर, जो किसी कारणवश सिंघानिया विला से बाहर गए थे, उनका एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई।
प्रियांश राठौर की बॉडी को उनकी कार जो खाई के साइड रोड में थी वहां से बरामद किया गया है। वहां पर मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि उनकी बेटी खाई में गिर गई। आगे की खबर जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अव्यान के कानों में ये खबर पता नहीं कितनी बार ही सुनाई दे चुकी थी। प्रज्ञा के ना होने की खबर सुनकर अव्यान ने अभी कुछ रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उसका चेहरा हमेशा से शांत रहा। उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल समझ नहीं आता कि अव्यान प्रज्ञा के ना होने की खबर से डिस्टर्ब है, दुखी है या फिर तकलीफ में है। इन सब चीज़ों में अगर वो फील करता तो उसमें इमोशंस छुपाने का इतना ज़्यादा टैलेंट था कि वो कभी किसी को पता लगने ही नहीं देता। कुछ वक्त तो अव्यान प्रज्ञा के साथ सभी की तस्वीर को देखता रहता है। तभी श्रेष्ठा अंदर आकर अव्यान के सामने खड़ी होकर कहती है, मिल्क शेक। अव्यान श्रेष्ठा की ओर मुड़कर मिल्क शेक की बोतल लेता है और बेड पर बैठकर पीने लगता है। श्रेष्ठा अव्यान को देखकर कहती है, अयान ब्रेकफास्ट रेडी है, नीचे जल्दी आ जाना। अव्यान बस हाँ में सिर हिला देता है। कुछ देर में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। नाश्ते को देखकर ध्रुवंश मुंह बनाकर कहता है, यार मॉम, ये आप हमें क्या पत्ते खिला रही हैं? हम गाय थोड़ी हैं। श्रेष्ठा सबको नाश्ता सर्व करते हुए कहती है, कोई नौटंकी नहीं अंश, वैसे भी तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने तुम्हें हरी सब्जियां खाने को बोला है। 1 साल पहले तो तुम्हारे साथ। इतना बोलते ही श्रेष्ठा के हाथ और मुंह एकाएक रुक जाते हैं। वो सिर उठाकर ध्रुवंश को देखती है, जिसकी गुस्से से नसें उभरने लगती हैं। सबकी नज़र ध्रुवंश पर चली जाती है सिवाय अव्यान के। वो चुपचाप बैठा नाश्ता कर रहा था। श्रेष्ठा कुछ बोलती तभी ध्रुवंश झट से अपनी जगह से उठकर तेज कदमों से जाने लगता है। श्रेष्ठा पीछे से बुलाती रहती है, अंश नाश्ता तो कर लो। पर कहाँ ध्रुवंश रुकने वाला था। वो बहुत तेज कदमों से बाहर चला जाता है। श्रेष्ठा लाचारी से दरवाजे की ओर देखती रहती है। कुछ वक्त तक जब श्रेष्ठा दरवाजे को देखती रहती है तो दर्श श्रेष्ठा को देखकर कहता है, गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो खुद खा लेगा, उसे भी तो तुम्हारी तरह भूख बर्दाश्त नहीं होती। फिलहाल तुम बैठो। श्रेष्ठा दरवाजे की ओर से नज़र हटाए चेयर पर बैठकर कहती है, जब भी उस साल की बात करती हूँ तो अंश को गुस्सा आ जाता है। आखिर अंश के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वो बात तक नहीं करना चाहता? तुम सब मुझसे क्या छिपा रहे हो? बोलते ही श्रेष्ठा सबको देखने लगती है। विक्रम जल्दी से कहता है, मैं तो यहाँ था ही नहीं। उसका जवाब सुनकर श्रेष्ठा दर्श को देखती है। दर्श श्रेष्ठा को देखकर ना में सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे भी नहीं पता, मुझे तो अव्यान ने कॉल करके हॉस्पिटल बुलाया था। अब श्रेष्ठा की नज़र सीधे अव्यान पर चली जाती है। अव्यान बिना किसी की तरफ देखे चुपचाप नाश्ता करने लगता है। श्रेष्ठा थोड़ा सख्ती से कहती है, अब तुम बताओगे? अव्यान बिना किसी भाव के बोलता है, गड़े मुर्दे उखाड़ना मेरी आदत नहीं है। बोलते ही अव्यान जूस पीता है और अपना फ़ोन उठाकर बाहर चला जाता है। श्रेष्ठा सिर हिलाते हुए कहती है, अपने बाप से भी बड़ा बाप है, इससे बात करना मतलब पत्थर पर अपना सिर फोड़ना। गोवा। इस वक्त आव्या हॉस्पिटल में मौजूद थी। उसके सामने एक बच्ची बेड पर बैठी रो रही थी। वो बच्ची रोते हुए बोलती है, डॉक्टर आंटी, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत दर्द होता है। आव्या इंजेक्शन को तैयार करते हुए कहती है, अच्छा ऐसा है क्या, बहुत दर्द होता है? वो बच्ची इंजेक्शन को देखकर फिर एक बार रोने लगती है। आव्या एक नर्स को इंजेक्शन पकड़ाकर उस बच्ची के साथ बेड पर बैठकर कहती है, अच्छा ठीक है, नहीं लगाएंगे इंजेक्शन। आव्या की बात खत्म होते ही वो बच्ची शांत हो जाती है। आव्या उसके सिर को सहलाते हुए पूछती है, आपका नाम क्या है? वो बच्ची आव्या को देखते हुए जवाब देती है, कोमल। आव्या कोमल से फिर एक बार सवाल करती है, आप स्कूल जाती हैं? कोमल जल्दी से हाँ में सिर हिलाती है। आव्या अपने सवाल को आगे बढ़ाते हुए कहती है, तो स्कूल में आपको पढ़ना पसंद है या खेलना? कोमल मासूमियत से कहती है, मुझे दोनों पसंद है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ना पसंद है। आव्या मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रखे कहती है, अच्छा तो कोमल को पढ़ना पसंद है। फिर एकदम से मुंह बनाकर कहती है, लेकिन अब तो बुखार की वजह से आप स्कूल नहीं जा पाएंगी। स्कूल नहीं जाएंगी तो कैसे पढ़ेंगी, और इंजेक्शन नहीं लेंगी तो कैसे बुखार ठीक होगा? कोमल मासूमियत से पलके झपकाते हुए आव्या को देखती है। आव्या उससे कहती है, आप अपनी आंखों को हाथ से बंद कीजिए, मैं तुरंत आपको इंजेक्शन लगाऊंगी, फिर आप जल्दी से ठीक होकर स्कूल जा सकती हैं। कोमल काफ़ी देर सोचने के बाद अपने हाथों से आंखों को ढक लेती है। आव्या इशारे से नर्स को इंजेक्शन मांगती है। आव्या कोमल से बात करते हुए ही इंजेक्शन लगा देती है। कोमल दर्द के एहसास से फिर एक बार रोने लगती है। आव्या उसे गोद में उठाकर अपने बैग से एक चॉकलेट निकालकर उसे देखती है, फिर उसकी माँ की गोद में कोमल को रख देती है। कोमल एक नज़र अपने हाथ को देखती है, फिर आव्या को देखकर रोंदू आवाज़ में कहती है, अब मैं ठीक हो जाऊंगी डॉक्टर आंटी। आव्या मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देती है।
कोमल और उसकी माँ अब केबिन से निकल जाते हैं। आव्या के आज ज़्यादा पेशेंट्स थे, इस वजह से पेशेंट्स को चेक करते करते रात हो जाती है। आव्या अपना बैग लेकर केबिन से बाहर निकलती है। बाहर जाते ही वो सीधे अपनी कार की ओर बढ़ जाती है। तभी अचानक विवान सामने आकर बोलता है, हाय आव्या। आव्या विवान को घूरते हुए कहती है, भूत बनने की डिग्री ले रहे हो क्या? विवान के चेहरे पर जो रौनक थी वो एक झटके में खत्म हो गई। विवान मुंह बनाते हुए कहता है, यार आव्या, एक बार थोड़ा ढंग से बात कर लो, मेरी भी इज्जत है। आव्या विवान को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, लगता तो नहीं है। इतना बोलते ही आव्या उसकी साइड से निकलकर जाने लगती है। विवान बेचारा सा मुंह बनाए कहता है, यार मैं तुम्हारा यहाँ 5 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। आव्या कार का दरवाज़ा खोलकर कहती है, मैंने तो नहीं कहा था। आव्या अब कार में बैठ जाती है और कुछ ही पलों में उसकी कार वहाँ से चली जाती है। विवान आव्या की कार को देखता ही रह जाता है। काफ़ी ज़्यादा रात होने की वजह से सड़कें वीरान थी। एकदम सुनसान से रास्ते पर आव्या ड्राइव करते हुए जा रही थी। आव्या का ये सब सफ़र करने के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था। वो अपनी आंखों को सामने गड़ाए बस ड्राइव कर रही थी। वो ड्राइव कर ही रही थी तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। आव्या फ़ोन को उठाकर रिसीव करके कान से लगाकर कहती है, बस चाचू मैं आ रही हूँ। आव्या ने इतना ही कहा था तभी उसकी कार के सामने एक आदमी आ जाता है। आव्या तेज ब्रेक के साथ कार रोकती है। उसी के साथ गन चलाने की आवाज़ आती है। उधर से सौरभ घबराते हुए पूछता है, आव्या ये आवाज़ कैसी थी? कहाँ हो तुम? आव्या सामने देखते हुए धीरे से कहती है, मैं आ रही हूँ चाचू। इतना बोलते ही आव्या कॉल कट करती है। आव्या सामने देखती है। एक आदमी आव्या की कार के बोनट से लगा हुआ था। उसकी नज़र आव्या पर थी। शायद वो आव्या को मदद के लिए पुकार रहा हो। आव्या को उसके थोड़ी दूर पर एक इंसान खड़ा दिखता है। आव्या की कार के फ्रंट लाइट से बस उसकी गर्दन तक ही दिख रहा था। उसका चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ था। आव्या उसे देखने की कोशिश करती है पर नाकामयाब रहती है। वो इंसान अपनी गन निकालकर उस आदमी पर गोली चलाता है। वो तब तक गन चलाता है जब तक उसकी गन की सारी गोलियां खत्म ना हो गई हों। आव्या आवाज़ की वजह से अपनी कान पर हाथ रखे थोड़ा झुककर कसकर आंखें बंद कर लेती है। कुछ वक्त जब उसे कोई आवाज़ नहीं आती तो वो सिर उठाकर सामने देखती है। सामने वहाँ कोई इंसान नहीं था और आव्या की बोनट से सटा हुआ आदमी मर चुका था। आव्या जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाती है। आव्या बाहर आकर उस मरे हुए इंसान को चेक करती है जो सच में मर चुका था। कुछ ही वक्त में एम्बुलेंस आकर उसे ले जाती है और आव्या भी अपनी कार में बैठकर घर की ओर निकल जाती है। आव्या के दिमाग में अब बस वही सीन चल रहा था। वहीं सौरभ का कॉल बार बार आ रहा था। सौरभ इधर घर में परेशान होकर आव्या को कॉल पे कॉल किए जा रहा था। वो इधर से उधर घूमकर दरवाजे की ओर देखते हुए कहता है, कहाँ चली गई ये लड़की? मेरा फ़ोन क्यों रिसीव नहीं कर रही? उसके इतना बोलते ही दरवाज़ा खुलता है और आव्या अंदर आती है। आव्या कहीं गुम सी दरवाजे को बंद करती है और आगे बढ़ने लगती है। आव्या को देखते ही सौरभ जल्दी से उसकी ओर बढ़ता है और परेशानी भरे शब्दों में कहता है, इतनी देर कैसे हो गई? वो आवाज़ क्या थी? तुम ठीक तो हो ना आव्या? आव्या जो अब तक अपने ख्यालों में गुम थी, उसका ध्यान सौरभ के सवालों से टूटता है। वो सिर उठाकर सौरभ को देखती है। सौरभ के परेशान भरे चेहरे को देखकर आव्या जल्दी से खुद को नॉर्मल करती है। फिर बैग को सोफे पर रखकर कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ चाचू, और मैं लेट इसीलिए हुई क्योंकि आज ज़्यादा पेशेंट्स थे। आपको तो पता है मैं कितनी ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। कल ही ज्वाइन किया और आज ही मेरे इतने ज़्यादा पेशेंट्स आ गए। बोलते ही आव्या प्राउड वाली स्माइल करती है। सौरभ जल्दी से बोलता है, और वो आवाज़, जब मैं तुमसे बात कर रहा था तो वो आवाज़ कैसी थी? आव्या अनजान बनते हुए कहती है, कौन सी आवाज़? मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। सौरभ इससे आगे कुछ पूछता आव्या जल्दी से कहती है, चाचू अब बस भी कीजिए, इतने सवाल तो मम्मा भी नहीं करती थी, और वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। आव्या बैग उठाकर अब अपने कमरे की ओर चली जाती है। सौरभ आव्या को जाता हुआ देखकर खुद से बोलता है, दर्द परेशानी को बहुत अच्छे से छुपाना आता है तुम्हें, जैसे भाभी किया करती थी। आधी रात में आव्या के माथे पर पसीने की बूंदें उसके बुरे सपने की पहचान को दिखा रही थी। आव्या के सामने इस वक्त एक लड़का खड़ा था जिसका चेहरा बस अंधेरों में डूबा हुआ था। वो वही लड़का था जो आज आव्या ने देखा था। उसने इस वक्त आव्या को कमर से पकड़ा हुआ था। आव्या उसके बहुत करीब थी लेकिन फिर से उसे उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा था। आव्या बस उसे एकटक देख रही थी। तभी वो लड़का गन निकालकर आव्या के पीछे शूट करता है। गन की आवाज़ सुनकर आव्या अपने सपनों की दुनिया से बाहर आती है।
आव्या बेड पर बैठकर गहरी गहरी सांस लेने लगती है। वो ग्लास उठाकर पानी पीती है और अपने पसीने को पोंछकर शांति से बैठती है और धीरे से कहती है, कौन हो तुम? मेंटल हॉस्पिटल। आव्या आज फिर एक बार आदित्य से मिलने मेंटल हॉस्पिटल आ पहुंची। आव्या आदित्य से मिलने के लिए डॉक्टर मदन से बात कर रही थी, लेकिन आदित्य की इस बार की हरकत को देखकर वो आव्या को आदित्य से मिलने के लिए साफ साफ मना करते हैं। डॉक्टर मदन आव्या से, देखिए मिस आव्या, आप भी एक डॉक्टर हैं, आपको हमारी बात समझनी चाहिए कि मिस्टर सिंघानिया आप किसी से मिलने की हालत में नहीं है। आप पहले दिन ये देख चुकी हैं। आव्या अपनी बात पर डटे हुए कहती है, आई नो डॉक्टर, बट प्लीज़ अपने डैडा से एक बार बात करना चाहती हूँ। आई प्रॉमिस आज डैडा ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। डॉक्टर मदन कुछ बोलते तभी बाहर से आवाज़ आती है, डॉक्टर पेशेंट फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। डॉक्टर मदन ये सुनते ही जल्दी से दौड़ते हुए बाहर की ओर जाते हैं। आव्या भी उनके पीछे जाती है। डॉक्टर मदन और आव्या अंदर जाकर देखते हैं तो आदित्य ने इस वक्त वार्ड बॉय को पीछे से गर्दन को बहुत ज़ोरों से लपेटा था। आदित्य को छुड़ाने के लिए दूसरा वार्ड बॉय आदित्य को डंडे से मार रहा था। जैसे ही आव्या ये देखती है, गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो जल्दी से आगे बढ़कर उस वार्ड बॉय को ज़ोर से धक्का देती है और ज़ोर से चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे डैडा को छूने की? डॉक्टर मदन तो एकदम से हैरान हो जाते हैं। आव्या सबको गुस्से से घूरने लगती है। सब आव्या से दूर हो जाते हैं। आव्या अब आदित्य के पास जाकर बैठ जाती है और उसके कंधे में हाथ रखकर कहती है, प्लीज़ डैडा छोड़ दीजिए उसे। आदित्य ने अब तक उसकी गर्दन को अपने दोनों हाथों से दबा रखा था। आदित्य धीरे धीरे बुदबुदाता है, वाइफी को उसने छूने की कोशिश की, इसे मैं मार दूंगा, वाइफी सिर्फ मेरी है। ये सुनकर आव्या नर्स को देखती है। नर्स डर से सिर झुकाए कहती है, वो मैम, इसने इस पुतले को छूना चाहा तो ये। इतना बोलते ही वो रुक जाती है। आव्या सिर घुमाकर साइड में खड़े पुतले को देखती है जिसे खुद आदित्य ने बुलाया था। आव्या को अच्छी तरह से याद है, जब वो 5 साल की थी तब आदित्य ने काव्या की ये पुतला मिट्टी से बनाया था। आदित्य ने जब काव्या को ये दिखाया था तब तो काव्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। पता नहीं काव्या ने उस दिन कितनी ही तारीफें की थी आदित्य की। ये सब याद करते हुए आव्या के कानों में फिर से उस वार्ड बॉय की आवाज़ सुनाई देती है तो आदित्य के चंगुल में फंसा हुआ ही उसके लिए माफ़ी मांग रहा था। आव्या कुछ पल उसे देख अपनी आंखें बंद करके आदित्य के कंधे पर पकड़ कस लेती है और थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहती है, प्लीज़ डैडा, आपको मम्मा की कसम, छोड़ दीजिए उसे। ये कहते हुए ही आव्या के गालों पे आंसू लुढ़क जाते हैं। वो ये कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आदित्य को काव्या के सिवाय कोई नहीं रोक सकता। ये बात उसे अच्छे से पता थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी आव्या ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कह दिया। काव्या की कसम की बात जैसे ही आई, आदित्य ने तुरंत उस वार्ड बॉय को छोड़ दिया। छूटते ही वो वार्ड बॉय वहाँ से भाग जाता है। आव्या उन सबको घूरती है तो सभी वहाँ से चले जाते हैं। आव्या अब सब कोई से नज़रें हटाकर आदित्य को देखती है। उसके शरीर के कपड़े फटे फटे थे। उन फटी जगहों में उसकी चोटों के निशान साफ दिख रहे थे। आव्या उन चोटों को देखते हुए छूने लगती है। वहीं आदित्य की नज़र भी आव्या पर टिक जाती है। आव्या की पलकें, उसके होंठ, नाक बिल्कुल काव्या की तरह थे, जिसे आदित्य कभी नहीं भूल सकता था। आव्या थोड़ा थोड़ा काव्या जैसी ही दिखती थी। आव्या उन चोटों को छूते ही अपने शरीर में उस दर्द का अनुभव करने लगती है। कुछ पल तो आव्या ऐसे ही आदित्य को देखती रहती है, फिर झट से उसके गले लग जाती है। आदित्य आव्या के ये करने पर कोई रिएक्ट नहीं करता। आव्या आदित्य को गले लगाए आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद सौरभ और डॉक्टर मदन वहां पर उपस्थित थे। आदित्य चुपचाप सा आव्या के सीने से लगे हुए उसकी उंगलियों को टच कर रहा था, या यूं कहें कि खेल रहा था। वहीं आव्या आदित्य के लंबे बालों पर हाथ फेर रही थी। आव्या आदित्य को चेहरे को देखते हुए कहती है, ये कोई तरीका होता है पेशेंट्स को ट्रीट करने का? कैसी हालत बना दी आप लोगों ने मेरे डैडा की। डॉक्टर मदन शर्मिंदगी से सिर झुकाए बोलते हैं, आई एम सॉरी, आइंदा से हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। आव्या तुरंत जवाब देती है, शिकायत का मौका तो तब देंगे जब डैडा यहाँ रहेंगे। अब 1 मिनट भी मैं डैडा को यहाँ रहने नहीं दूंगी। चाचू, डैडा को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। मैंने भले साइकियाट्रिस्ट की डिग्री नहीं ली, पर फिर भी मैं एक डॉक्टर हूँ। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं ही अपने डैडा का इलाज करूँगी। बोलते ही आव्या कड़वाहट से डॉक्टर मदन को देखती है। सौरभ भी गुस्से से डॉक्टर मदन को देखता है और बाहर चलने के लिए कहता है।
सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद सौरभ अंदर आता है और आदित्य की बांधी हुई बेड़ियों को खोलता है। आव्या आदित्य को साथ में लेकर उठती है और उसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर जाने लगती है। सभी की नज़र इस वक्त आव्या और आदित्य पर थी। आदित्य का चेहरा तो कोई देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसका चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ था। कार में आदित्य को बैठाकर आव्या भी बैठ जाती है। आदित्य कार में बैठते ही बेचैनी से इधर उधर देखने लगता है। आदित्य को ऐसा देखकर आव्या उसे फिर एक बार अपने सीने से लगा लेती है। आदित्य अब बिल्कुल शांत हो जाता है। कार अब अपनी मंजिल पर चलने लगती है। पटना। एयरपोर्ट पर एक बुजुर्ग आदमी बाहर आता है। उसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स चल रहे थे। बुजुर्ग होने के बावजूद उसका ऑरा ऐसा था कि वो बुजुर्ग तो किसी एंगल से नहीं लग रहा था। ब्लैक कलर की शर्ट के ऊपर ब्लैक लॉन्ग जैकेट और सिर पर एक हैट, आंखों में शेड्स। उसके साथ एक औरत और एक दूसरे आदमी चल रहे थे। सब एक जगह जाकर ठहर जाते हैं क्योंकि इस वक्त उनके सामने मीडिया खड़ी थी। तीनों को देखकर मीडिया आगे बढ़ने को होती है। तभी बॉडीगार्ड सामने आकर दूर से क्वेश्चंस करने को बोलते हैं। मीडिया उनके हाथ में गन देखकर थोड़ा दूर होकर सवाल करती है। किंग, हमने सुना है कि नए किंग के चुनाव में 2 लोग खड़े हैं, जिसमें एक तो डी और दूसरा टाइगर है। तो आपके एक्सपीरियंस से दोनों में सबसे बेस्ट कौन है? किंग ऐसे सवाल सुनकर थोड़ा मुस्कुराता है और फिर जवाब देता है, डी और टाइगर में मुकाबले की बात की जाए तो दोनों ही समान है, कोई भी किसी से कम नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस से बोलूं तो दोनों ही बेस्ट है, किसी में कोई कमज़ोरी नहीं है। किंग जवाब देते ही मीडिया की तरफ से दूसरा सवाल आता है, अगर ऐसा है तो आप नए किंग में किसका चुनाव पसंद करेंगे, क्योंकि 2 लोग किंग तो नहीं बन सकते। किंग हाँ में सिर हिलाकर कहता है, हाँ ये बात तो सही है कि दोनों एक से बढ़कर एक हैं, पर दोनों में से किसी एक को चुनना है जो कि नामुमकिन है, इसीलिए चुनाव मैं नहीं करूँगा। उनके इतना बोलते ही सारी मीडिया में आपस में बातें होने लगती हैं। तभी किंग बोलता है, नए किंग का चुनाव वो दोनों खुद करेंगे, किसे किंग की जगह पर बैठना है वो दोनों ही तय करेंगे। अब मीडिया भी एक नज़र उठाने लगता है, कैसे? लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए किंग रेडी नहीं था। किंग अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है। सारे बॉडीगार्ड्स आगे आकर मीडिया को वहां से दूर कर देते हैं। कुछ पल में वो जगह एकदम खाली हो जाती है। किंग अपने सामने खड़ी औरत को कहता है, दिया बुलाओ उसे। दिया किंग की बात सुनकर तुरंत पीछे मुड़कर कहती है, सहस्त्रा। आवाज़ देने के कुछ देर बाद एक लड़की कार से अपना एक पैर बाहर निकालती है जिसमें उसने हील्स पहनी हुई थी। सहस्त्रा कार से बाहर निकलती है जिससे उसके गोरे गोरे हाथ, एक हाथ पर डायमंड के ब्रेसलेट और दूसरे हाथ पर एक वॉच, खुले बाल जो उसकी कमर तक आ रहे थे, सिर पर एक हैट और आंखों में शेड्स। उसने एक येलो कलर की लॉन्ग स्कर्ट पहनी थी और ब्लैक कलर की नेट क्रॉप टॉप जिसमें उसका हल्का पेट दिख रहा था। उसके होंठ रसगुल्ले की तरह एकदम सॉफ्ट और गुलाब की पंखुड़ी की तरह। वो मॉडल से भी कई गुना खूबसूरत लग रही थी। सहस्त्रा जाकर दिया के पास खड़ी हो जाती है। किंग उसे देखते हुए कहते हैं, किंग की नातिन हो पर फिर भी तुम्हें मीडिया से दूर रहना है। सहस्त्रा मुस्कुराते हुए कहती है, नाना जी आप किंग हैं, मैं नहीं। और वैसे भी इन मीडिया के सवाल सुनने से तो अच्छा है मैं गाना सुन लूँ, कम से कम दिमाग तो खराब नहीं होगा। किंग के साथ दिया और उसके पास खड़ा आदमी जो दिया का हस्बैंड हिमांशु था, तीनों ही हंसने लगते हैं। अब कार में सहस्त्रा किंग के साथ बैठती है। हिमांशु और दिया दूसरी कार में बैठते हैं। इधर ध्रुवंश, अव्यान और दर्श टीवी न्यूज़ को देख रहे थे। ध्रुवंश सोचते हुए कहता है, हम दोनों खुद चुनाव करेंगे, मतलब क्या है इस बुढ़े का? बुढ़ा सुनकर दर्श ध्रुवंश को घूरने लगता है। ध्रुवंश दर्श को घूरता पाकर चिढ़ते हुए कहता है, अब क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहे हैं? बुढ़ा है तो बुढ़ा ही बोलूँगा ना। और वैसे भी इसी ने मेरे डैड को मारा है, ऐसे मारा कि आज तक उनकी बॉडी तक नहीं मिली। ये सुनकर अव्यान धीरे से बोलता है, बॉडी? बोलते हुए वो कुछ सोचने लगता है। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक लड़का अंदर आता है। दर्श और ध्रुवंश एक साथ उस ओर देखते हैं। ध्रुवंश उसे देखते हुए बोलता है, आ गए महाशय, कहाँ थे? इतने दिनों से मैं कॉल करते करते थक गया, पर मजाल है कि ये कॉल रिसीव करे। ध्रुवंश के ये बोलने पर सामने वाला कुछ नहीं बोलता, बस अव्यान को देखता रहता है। इसका कोई जवाब ना पाकर ध्रुवंश झल्लाते हुए कहता है, रॉनी अब बताओगे कहाँ थे इतने दिन? रॉनी कुछ बोलता तभी अव्यान बोलता है, मैंने भेजा था इसे। अव्यान के ये बोलते ही सबकी नज़र अव्यान पर चली जाती है। अव्यान कुछ सोचते हुए पेपर वेट को घुमाने लगता है। ध्रुवंश थोड़ा क्यूरियस होकर पूछता है, लेकिन क्यों और कहाँ?
इस पर अव्यान कुछ बोल जवाब नहीं देता। वो कुछ सोचते हुए टीवी की स्क्रीन को देखता है, फिर थोड़ी देर बाद उठकर बोलता है, रुद्रांश कहाँ है? रुद्रांश का नाम सुनकर तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। इन 18 सालों में रुद्रांश की आज तक कोई खबर सामने नहीं आई थी। वो कहाँ है, क्या कर रहा है? पूरी दुनिया के सामने तो वो मर चुका है। उसने अब तक अपने जिंदा होने की खबर नहीं दी थी, लेकिन अब तो उसका नामो निशान ही गायब हो चुका था। अव्यान ने क्या? किसी ने आज तक ये सवाल नहीं उठाया था, लेकिन आज अव्यान ने अचानक ये सवाल उठाया जिससे सभी हैरान थे। ध्रुवंश टीवी की स्क्रीन को देखते हुए बोलता है, मुझे तो लगा था वो कमीना किंग के साथ होगा, और जब नए किंग का चुनाव होगा तब अपने बेटे को जगह देने के लिए कुछ भी करेगा। अगर वो किंग के साथ नहीं है तो इसका मतलब कहीं कोने में छुपकर कुछ प्लानिंग कर रहा होगा, या फिर इस दुनिया से टपक गया होगा। ध्रुवंश की बात सुनकर रोनी भी सहमति जताते हुए कहता है, हाँ, हो सकता है कि वो मर गया हो। अव्यान दोनों की बात सुनता है और बिना कुछ बोले, कुछ सोचते हुए बाहर निकल जाता है। ध्रुवंश अव्यान को जाते हुए देखता है, फिर उससे नजरें हटाकर दर्श को देखते हुए कहता है, अंकल, आपको क्या लगता है? दर्श भी कुछ सोचते हुए कहता है, डेथ हो भी सकती है और नहीं भी, पर मेरे हिसाब से वो नहीं मरा होगा, क्योंकि उस बार भी वो छुपकर वार कर रहा था। इंसान गायब था, पर उसने ध्रुव को कई बार मारने की कोशिश की, जिसका ध्रुव को पता तक नहीं चला। और एक बात थी, जिसकी जिंदगी में एक लड़की थी जिसे पाने के लिए वो पागल हो रहा था। क्या नाम था उसका? सोचते हुए दर्श अपने सिर पर टैप करता है, फिर एकदम झल्लाते हुए कहता है, क्या नाम था यार उसका? दर्श सोचते ही जा रहा था। इधर ध्रुवंश और रोनी उसके बोलने का वेट कर रहे थे। दर्श हार मानकर आहें भरते हुए कहता है, आह, याद ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या नाम था उसका। जो भी था, लेकिन रुद्रांश उसे किसी भी हालत में पाना चाहता था। उसी लड़की से उसका बेटा हुआ, और फिर वो एक बार प्रेग्नेंट भी हुई थी, पर रुद्रांश की चुंगल से भागने की कोशिश करते हुए उसने अपने बच्चे को खो दिया था, पर वो रुद्रांश के चुंगल से भाग गई थी। बोलते हुए दर्श रुक जाता है। ध्रुवंश और रोनी बहुत गौर से उसकी बातों को सुन रहे थे। अगली सुबह गार्डन में एक नाई आदित्य के बाल काट रहा था। वहीं आव्या आदित्य के नेल्स कट कर रही थी। वहीं आदित्य इन सब चीज़ों से परेशान होकर बार बार हिल रहा था। आव्या उसे हिलते देखकर बोलती है, डैडा डोंट मूव। बोलते हुए आव्या का पूरा ध्यान आदित्य के नेल्स को कट करने पर था। आदित्य अब आव्या को देखता है। आव्या के चेहरे पर आदित्य को काव्या का चेहरा दिखता है, और काव्या के साथ वो पल याद आने लगते हैं। फ्लैशबैक। काव्या सोफे पर बैठी हुई अपने नेल्स को देखते हुए कहती है, ये आपने क्या कर दिया? मैंने कितनी मुश्किल से अपने नेल्स बढ़ाए थे और आपने उन्हें काट दिया। अब मैं नेल पॉलिश कहाँ लगाऊंगी? बोलते ही काव्या बच्चों जैसा मुंह बना लेती है। आदित्य नेल कटर टेबल पर रखकर कहता है, तुम्हें पता है, इतने लंबे लंबे नेल्स रखने से सारी गंदगी उसमें चली जाती है और फिर बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतना बोलते ही आदित्य काव्या को खींचकर अपनी गोद में बिठा देता है। काव्या आदित्य को हैरानी से देखती है। आदित्य काव्या की नाक को पकड़कर खींचते हुए कहता है, और मुझे मेरी वाइफ को बीमार होते हुए नहीं देखना। बोलते ही आदित्य काव्या की नाक को छोड़कर उस पर किस करता है। काव्या मुस्कुराते हुए आदित्य को देखती है। बाल और नेल्स कट जाने के बाद आव्या सौरभ से कहकर आदित्य को नहला देती है। अच्छे से कपड़े भी पहना देती है। अब आदित्य का रूप बिल्कुल पहले जैसा दिख रहा था। भले ही उम्र हो गई हो, पर आदित्य पहले जैसा ही दिखता था। उसे बूढ़ा तो बिल्कुल कहा नहीं जा सकता। आव्या आदित्य को अपने हाथों से खाना खिलाती है और आदित्य भी चुपचाप खा लेता है। सौरभ तो बस आव्या को आदित्य का ख्याल रखते हुए देख रहा था। आखिर में आव्या आदित्य को दवाई खिलाती है और सौरभ को देखते हुए कहती है, चाचू, मम्मा के सारे सामान आपने कमरे में रखवा दिए हैं ना? सौरभ सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, हॉस्पिटल से आए सामान और कुछ वीडियो जो मेरे पास थी, सब कुछ मैंने कमरे में रखवा दिया है। सौरभ की बात सुनकर आव्या आदित्य को कमरे में ले जाती है। वो कमरा काव्या की फोटो और वीडियो से भरा पड़ा था। आदित्य आव्या के हाथों से छूटकर सीधे जाकर काव्या की मूर्ति को गले लगा लेता है। सौरभ आदित्य को देखते हुए आव्या से कहता है, प्रिंसेस, आदि ने अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो क्या हम दरवाजे को लॉक कर दें? आव्या आदित्य को देखते हुए नाम में सिर हिलाकर कहती है, नहीं चाचू, दरवाज़ा ऐसे ही खुला रहेगा। मैं हूँ ना ये सब कुछ संभालने के लिए। बस किसी को भी डैडा के कमरे के आसपास मत आने दीजिएगा, और लंच के वक्त मैं आ जाऊँगी। नहीं आई तो आप खिला देना। सौरभ कभी आदित्य को देखता तो कभी आव्या को। आव्या हल्का सा दरवाज़ा लगाकर कहती है,
फ़िलहाल मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, कुछ भी होगा तो आप मुझे कॉल कर देना। सौरभ हाँ में जवाब देता है तो आव्या अपना बैग लेकर निकल जाती है। पटना। किंग इस वक्त एक बड़े से विला में थे। एक कमरे के नीचे एक सीक्रेट कमरा था। सीढ़ियों से होते हुए किंग नीचे उतरने लगते हैं। नीचे उतरकर वो एक जेलों से भरे हुए कमरे में पहुंचता है। सारी जेल खानों में उपस्थित लोगों की बुरी तरह से हालत की गई थी। ये लोग कुछ किंग के दुश्मन थे तो कोई उनके बच्चों के दुश्मन। किंग एक जेल का सेल खोलता है और अंदर जाता है। उस सेल में एक आदमी को हाथ बांधकर खड़ा रखा हुआ था। वो इस वक्त शर्टलेस था। उसकी शर्टलेस बॉडी में बहुत सारे चोटों के निशान थे। चाबुक से मारी गई चोट और किसी गर्म चीज से जली हुई चोट। किंग उसे देख ही रहा था, तभी सामने खड़ा आदमी अपने बालों से छिपा हुआ बोलता है, कब तक ऐसे मुझे जख्म देते रहोगे? अब तो मुझे इसकी आदत पड़ गई है। मुझे इन चोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। किंग अपने डार्क फेस को लिए सामने वाले को देखकर कहता है, मेरी बेटी और मेरे बेटे को तूने मारा है। इतनी आसानी से तुम्हें मार दूं तो मेरा दर्द कभी नहीं मिटेगा। किंग के ये बोलते ही सामने वाला हंसने लगता है। वो हंसते हुए कहता है, साला, तुम बाप बेटे बिल्कुल एक समान हो। पहले बेटा आया अपनी बहन का बदला लेने और अब बाप आया है अपने बेटे और बेटी का बदला लेने। तुम्हें किस गधे ने किंग बनाया है? किंग उसकी बात सुनकर गुस्से से भर जाता है। अपने आसपास देखते हुए एक रॉड उठाता है और सीधे उस आदमी के पैर में घुसा देता है। उसके पैर के तलवे से खून निकलकर बाहर आने लगता है, पर फिर वो हंसते हुए ही जा रहा था। वो अपने बालों को झटकता है जिससे उसका हल्का चेहरा दिखता हुआ है। ये आदमी कोई और नहीं, ध्रुव था। ध्रुव किंग को देखते हुए कहता है, अभी अभी बताया ना कि मुझे इसकी आदत पड़ गई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे मेरे पैर में रॉड घुसाओ या सीने में। किंग पीछे होकर कुछ गार्ड्स को अंदर बुलाता है और कुछ इशारा करता है। इशारा पाते ही तीनों गार्ड चाबुक उठाकर ध्रुव को बुरी तरह से मारने लगते हैं। ध्रुव बिना दर्द के चुपचाप खड़ा था, जैसे वो इस मार को एंजॉय कर रहा हो। चमड़ी उखड़ने को हुई थी, पर ध्रुव के मुंह से एक चीख तक नहीं निकलती। करीब 1 घंटा बीत जाता है चाबुक की मार खाते खाते। ध्रुव की बेहोशी हालत हो जाती है। किंग आगे बढ़कर उसके जबड़े को पकड़कर बोलता है, ये चोटें दर्द नहीं दे रही ना? तो सुनो, तेरा पूरा परिवार मर चुका है, जिसे मैंने तुझे कभी नहीं बताया। तेरी बीवी, तेरे बच्चे सब उस सिंघानिया विला में जलकर राख हो गए। ये सुनते ही ध्रुव आंखें खोलकर किंग को देखता है। किंग उसकी नज़रों को समझकर बोलता है, क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा? रुक, मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते ही वो अपना फ़ोन निकालकर न्यूज़ दिखाता है। न्यूज़ पर दिखाई जाने वाले सीन और बोले गए शब्द सुनकर ध्रुव लड़खड़ा सा जाता है। अब उसके कान में बस एक ही आवाज़ सुनाई देने लगती है, ध्रुव, हम जब जिएंगे तो साथ जिएंगे और मरेंगे तो भी साथ मरेंगे। जब मेरी सांस जाए तो मैं बस तुम्हारे सीने से लगी रहूं। ये सुनाई देते ही ध्रुव के चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ जाती है। वो एकदम से चिल्लाते हुए कहता है, तुम मुझे क्यों जिंदा रखा है? मारो मुझे, मुझे नहीं जीना, मुझे मरना है। किंग ध्रुव की चीख सुनकर हंसते हुए कहता है, चीख, और जोर से चीख, यही तो मैं देखना चाहता हूँ। तू मौत के लिए भीख मांगे, लेकिन मैं तुझे मौत नहीं दूंगा। इतना बोलते ही वो सेल से निकल जाता है। सारे गार्ड्स भी निकल जाते हैं। वहीं ध्रुव चीखता रह जाता है, मारो मुझे। अव्यान का ऑफिस। नील कुछ कागजों को अव्यान से सिग्नेचर करके केबिन से निकल रहा था, तभी वो रोनी से टकरा जाता है। नील और रोनी एक साथ उन कागजों को संभालते हैं। नील सिर उठाकर रोनी को देखता है। उसे देखते ही नील मनी मन बोलता है, आ गया दूसरा फीलिंगलेस पर्सन। पर ये सही है कि मैंने इसकी आवाज़ तो सुनी है। बोलते ही वो उठकर खड़ा होता है। रोनी अपना हाथ कागजों से हटाकर नील को बिना देखे केबिन के अंदर चला जाता है। नील एक नज़र केबिन को देखता है, फिर चला जाता है। रोनी अंदर जाकर केबिन लॉक करता है, फिर अव्यान की ओर मुड़कर कहता है, जैसा आपने सोचा था वो एकदम सही निकला। दुनिया के सामने जो दिखा वो बिल्कुल गलत है। मैंने बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करवाया। अव्यान बिना भाव के रोनी को देखता है। अव्यान की आंखों में छिपे सवाल को सुनकर रोनी ना में सिर हिला देता है। ये देखकर अव्यान उससे नजरें हटाए जाने का इशारा करता है। रोनी इशारा पाते ही वहां से चला जाता है। वहीं अव्यान इस वक्त अपने लैपटॉप पर दुनिया के सारे मेंटल हॉस्पिटल्स की लिस्ट देख रहा था। रोनी बाहर जाकर एक तरफ बढ़ जाता है जहां एक लड़की अपने कंप्यूटर पर आंखें गड़ाए काम करने में बिजी थी। रोनी उसके पास डेस्क में बैठकर उसके सीरियस भरे चेहरे को देखते हुए पूछता है, कैसी हो? रोनी के ऐसे सवाल से वो लड़की कोई जवाब नहीं देती, बस अपने काम में बिजी रहती है। रोनी उसकी चेयर पकड़कर अपनी ओर घुमाता है और कहता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। रोनी का बस इतना बोलना था
कि वो लड़की जल्दी से उठकर चिल्लाते हुए कहती है, बिना बताए इतने दिन गायब हो गए, तब तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया। और अब बोलते हुए वो रुककर आसपास देखती है। ऑफिस में काम करने वाले सभी लोग दोनों को ही देख रहे थे। ये देखकर वो लड़की अनकंफर्टेबल होकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। रॉनी एक बार बुलाता है, वीना, बुलाकर वो भी उसके पीछे चला जाता है। वीना भागते हुए जा ही रही थी, तभी रॉनी उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे दीवार से सटा देता है और अपने दोनों हाथ दीवार पर उसके इर्द गिर्द रखकर देखने लगता है। वीना भी सिर उठाकर रॉनी को देखने लगती है, फिर उसकी आंखों में देखते हुए ही कहती है, पता है कितने सारे कॉल्स किए मैंने तुम्हें, पर तुमने एक बार भी रिसीव नहीं किया। मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। इतना बोलते ही वीना सिर झुका लेती है। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं, जो वो किसी भी हालत में रॉनी को नहीं दिखाना चाहती थी। रॉनी वीना की चिन को पकड़कर ऊपर करता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी, बहुत इम्पॉर्टेंट और सीक्रेट काम था, इसीलिए मुझे तुम्हें बिना बताए जाना पड़ा। वीना बस रॉनी की आंखों में देखती रहती है। तभी रॉनी कुछ सोचते हुए कहता है, लेकिन तुम मेरी वजह से क्यों डिस्टर्ब थी? हम दोनों तो दोस्त हैं ना? वीना जल्दी से रॉनी को धक्का देकर बोलती है, हाँ दोस्त है, लेकिन जब रोज़ मुझे परेशान करने वाला नहीं रहेगा तो मैं डिस्टर्ब तो होंगी ना। रॉनी वीना की बात सुनकर सिर हिला देता है, फिर कहता है, अंकल आंटी कैसे हैं? वीना बोलती है, हाँ दोनों बिल्कुल ठीक है। फिर इधर उधर देखते हुए, ठीक है मैं अब चलती हूँ, मैनेजर ने देख लिया तो सीधे काम से निकाल देगा। रॉनी हाँ में सिर हिला देता है तो वीना जाने लगती है। रॉनी उसे जाते हुए देखता है, फिर खुद भी मुड़कर जाने लगता है। वीना मुड़कर रॉनी को देखती है। कुछ पल उसकी पीठ को देखने के बाद वो मुड़कर चली जाती है। गोवा। आव्या पूरे पेशेंट्स को देखने के बाद अपना बैग लेकर केबिन से निकल जाती है। वो जैसे ही आगे बढ़ने को होती है तभी विवान आकर परेशानी भरी आवाज़ में कहता है, आव्या यार मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। मेरे डैड की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा। क्या तुम मेरे पेशेंट को देख सकती हो? आव्या टाइम देखते हुए कहती है, लेकिन विवान बीच में ही उसकी बात काट कर कहता है, प्लीज़ यार देख लेना, बस एक पेशेंट है। आव्या विवान के चेहरे को देखती है, फिर कुछ सोचते हुए मायूसी से हाँ में सिर हिला देती है। मायूसी इस बात की क्योंकि आव्या को आदित्य की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। उसे जल्द से जल्द बस उसके पास जाना था। विवान आव्या को बाय बोलकर चला जाता है। आव्या भी विवान के केबिन की ओर बढ़ जाती है। केबिन के अंदर जाकर देखती है तो एक लड़का बेड पर बैठकर सिगरेट के कश ले रहा था और उसके सीने से खून बहे जा रहा था। उसके आसपास 5-6 बॉडीगार्ड्स खड़े थे। आव्या अपना बैग जैसे ही रखती है, एक बॉडीगार्ड उसे देखकर सख्ती से कहता है, ओ हेलो मैडम, हमारे बॉस को लड़की नहीं पसंद, इसीलिए आप किसी मेल डॉक्टर को बुलाइए। आव्या उस बॉडीगार्ड की कड़वी बातों को सुनकर थोड़ा गुस्से से जवाब देती है, देखिए मेल डॉक्टर तो नहीं है, अगर इलाज कराना है तो कराओ, वरना दरवाज़ा उधर है, यहाँ से जा सकते हो। आव्या का जवाब सुनकर बेड पर बैठा लड़का सिर उठाकर उसे देखने लगता है। आव्या को देखते ही उसकी नज़र आव्या के खूबसूरत चेहरे पर ठहर जाती है। वो बॉडीगार्ड अपना हाथ बढ़ाकर आव्या को छूने ही वाला होता है कि उसे अपने ऊपर किसी की तपती नज़र महसूस होती है। वो सिर घुमाकर देखता है। उस लड़के की सर्द नज़रों को अपने ऊपर देखकर वो बॉडीगार्ड अपने हाथ पीछे कर लेता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल का एपिसोड देखकर कितने सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि सब लोगों को फिर से एक करो, आदित्य और काव्या को जल्द से जल्द मिलाओ। यार अभी तो बस एक ही एपिसोड कहानी का हुआ है। आदित्य और काव्या बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखें और बाकी सारे लोग सब जल्द से जल्द मिल जाएंगे। वैसे भी ये स्टोरी आव्या और रुद्रांश के बेटे की है, तो आप लोग उन पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के अगले एपिसोड के साथ।